प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में दूसरा अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अंतर्गत 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, इसका अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, भाव, घनत्व, द्रवणांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतः निरूपण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? तो हाँ, इसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है तो इसके आकार में परिवर्तन होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है, और जब जलता है तो हवा के साथ क्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब हम अध्ययन के आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। तो अब हम इसको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के आधार पर अलग अलग लिखते हैं। तो इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन। पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं। अब रासायनिक परिवर्तन जो है वह है अलमारी में जंग लगना, अर्थात लोहा में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। प्रश्न संख्या 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। उत्तर: शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्वित जल, डिस्टिल्ड वाटर, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि, ये सभी पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तत्व और अयौगिक को छोड़कर जो भी पदार्थ हैं वो मिश्रण है। तो हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण अर्थात मिक्सचर, नल का जल,
नल का जल में कुछ खनिज लवण और कुछ अशुद्धियाँ मिले होते हैं। दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संघटन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2.5.1 तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 और सन 1794 के बीच में ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। जो धातु के गुण हैं वो यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। ये चमकीली होती हैं। धातु कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये तन्य होती है और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये सभी धातु के गुण हैं। ये आघातवर्ध होती है, अर्थात इनको जब पीटा जाता है तो ये पत्थर तो बन सकते हैं लेकिन टूटकर अलग नहीं हो सकते, भंगुर नहीं होता है। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, अर्थात इसमें से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जब इस पर आघात किया जाता है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। जो अधातु के गुण हैं यहाँ लिखा हुआ है। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात ताप या विद्युत इन माध्यम से होकर एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित नहीं हो सकता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। इसे भी जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान अर्थात 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। 2.5.2 यौगिक। अब हम लोग यौगिक के विषय में अध्ययन करेंगे। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण यानी कि लोहे का बुरादा और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को
पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। अर्थात इस प्रयोग को करने के लिए अध्यापक की उपस्थिति जरूरी है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें। अब इस अध्ययन और प्रयोग के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है। अर्थात जो लोहे का जो बारीक कण और जो सल्फर को दोनों समूहों को अलग अलग दिया गया और एक को यूं ही रहने दिया गया, दूसरे समूह को उसको गर्म किया गया। तो गर्म करने के बाद और यूं ही जिसको लोहा के प्रादा को और गंधक के चूर्ण को मिलाकर यूं ही रहने दिया गया, तो बता रहा है, प्रश्न कह रहा है कि क्या दोनों सामग्री दिखने में एक समान है। तो इसका उत्तर है कि समूह 1 में लोहे के चूर्ण और सल्फर अर्थात गंधक के चूर्ण को मिलाते हैं तो यह गंधक के चूर्ण के रंग का ही दिखाई पड़ता है ना। यानी कि दोनों का जो रंग है वो जो है सो मिल करके जो मिश्रण बना था उसका बस यूं ही रंग रहता है। जबकि समूह 2 में हम लोहे और सल्फर के चूर्ण को गर्म करते हैं तो यह जलकर काला रंग का हो जाता है। अर्थात समूह 2 में जब हम लोग गर्म किए तो उसका रंग कैसा हो गया, काला हो गया। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि किसी समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान हैं। अर्थात 2 समूहों में जो प्रयोग करने को मिला तो उस दोनों समूहों में जिसमें वो बिना गर्म किए गए यूं ही मिश्रण छोड़ दिया गया और दूसरे को जो गर्म किया गया और जिसका रंग काला हो गया, तो कह रहा है कि क्या दोनों में अब चुंबकीय गुण विद्यमान हैं। क्या दोनों में जो लोहा हैं वो चुंबक द्वारा अलग किए जा सकते हैं। तो इसका जवाब होगा कि समूह 1 में चुंबकीय गुण विद्यमान है, क्योंकि जब कोई चुंबक इस मिश्रण के पास लाते हैं तो लोहा का चूर्ण चुंबक में आकर्षित होकर मिश्रण से अलग हो जाता है। जबकि समूह 2 में इस चूर्ण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है जो कि एक यौगिक है और आयरन का गुण समाप्त हो जाता है। यहाँ आयरन चुंबक द्वारा अलग नहीं होता है, अर्थात इस यौगिक में अब चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्राप्त सामग्री से समूह 1 में मिश्रण से हम पदार्थ के घटकों को अर्थात लोहा और गंधक को चुंबक द्वारा अलग अलग करने में सक्षम हैं। जबकि समूह 2 में जो कि लोहा और गंधक को गर्म करने पर एक यौगिक अर्थात आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है, हम चुंबक या साधारण विधि द्वारा अलग करने में सक्षम नहीं हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है। क्या दोनों स्थितियों में
प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? तो इसका जवाब है, चूंकि समूह 1 में तो मिश्रण यूं ही है, उसको गर्म किया नहीं गया है, और समूह 2 में जिसको हम लोग गर्म कर लिए हैं वो आयरन सल्फाइड बन चुका है। तो जब हम दोनों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोलिक अम्ल जब डालते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा कि समूह 1 में जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो फेरम सल्फेट या फेरम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। और हाइड्रोजन गैस में किसी तरह का गंध नहीं होता, लेकिन यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसलिए प्रयोग के समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और समूह 2 में जब हम आयरन सल्फाइड जो बन चुका है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो फेरम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का गंध सड़े हुए अंडे के समान होता है। तो अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, जैसा कि यहाँ बताया भी गया है। समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होता है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। अब हम लोग जानते हैं मिश्रण और यौगिक के विषय में, जो कि सारणी 2.2 में दिया गया है। तो मिश्रण का जो सबसे पहला गुण होता है, मिश्रण में सबसे पहला गुण, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जबकि यौगिक में पहला गुण होता है कि तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का दूसरा गुण है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। अर्थात मिश्रण में हम किसी घटक को कम या ज़्यादा करके मिला सकते हैं, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में जो दूसरा गुण है कि नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। अर्थात दोनों का जो अनुपातिक मात्रा है वो हमेशा बरकरार रहता है। मिश्रण में तीसरा गुण, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। और यौगिक में तीसरा गुण, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण में चौथा गुण, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक में चौथा गुण है कि घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आरेख में दिया हुआ है। तो सबसे पहले पदार्थ ठोस, द्रव या गैस।
तो पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। अब हम लोग शुद्ध पदार्थ को देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में दो प्रकार होते हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि ये सब क्या है, तत्व है। अब हम यौगिक में देखते हैं कि नियत संघटन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। अब हम लोग मिश्रण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मिश्रण का कोई नियत संघटन नहीं होता है और इसका दो प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण समान संघटन, समांगी मिश्रण में समान संघटन होता है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल आदि। समान संगठन कहने का मतलब यह है कि जब हमें संतृप्त विलयन प्राप्त होता है, इस संतृप्त विलयन को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी असंतृप्त विलयन बना सकते हैं। विषमांगी मिश्रण असमान संघटन, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे नियमित वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके।